नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये यूपी SSSC पेट और यूपी पीसीएल की के सेट से उठाए गए कुछ क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन आए हुए हैं या कुछ एक्स्ट्रा कलेक्शन है उन्हीं का मैंने कलेक्शन किया है और उन्हीं का हम स्टडी करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई सलाह है, एडवाइस है या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। अब क्वेश्चन पहला, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। हाय डैश है, में तो कहीं का ना रहा, इसमें कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हाय एपोस्ट्रॉफी, मैं तो कहीं का नहीं रहा, फिर पूर्ण विराम होगा। क्योंकि जब कोई हाय यानी आश्चर्य वाली बात हो तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब बात समाप्त होती है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 21 पढ़ लिया मैंने, सॉरी। 21 है, दिए गए शब्द में समास आपको बताना है। कौन सा समास है ये आपको बताना है। पहला है, और देख लेते हैं, ऑप्शन और है इसमें। हाँ, पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसमें से कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, और बताइए इसमें से कौन सा समास होगा। तो अरे सॉरी, इसमें कुछ मैंने प्रिंट करने में गलत हो गया। मैं टाइप जब कर रहा था तो दिमाग से उतर गया। कनक लता, यहाँ पर कनक लता होना चाहिए, कनक लता, सॉरी। और मैं जब टाइपिंग कर रहा था मुझसे गलती हो गई, अभी मैंने भी टाइपिंग सीखी है। तो आप बताइए कनक लता में कौन सा समास है? कर्मधारय या तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व, कौन सा समास होगा? तो कनक लता, देखो कनक लता में जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? कर्मधारय समास की परिभाषा ये होती है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी विशेषण और विशेष दोनों होते हैं, और जिसमें विशेषण और विशेष दोनों हो या उत्तर पद प्रधान हो वो कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है, यानी इसमें डिजिट आती है, संख्यावाची होता है। द्वंद्व में जो होता है बीच में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन बीच में डैश या और का चिन्ह आता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, आपको पर्यायवाची बताना है। मीन माने मछली, मछली का पर्यायवाची क्या है ये आप बताइए। हेम है, नारी है, मत्स्य है, अबला है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मीन का पर्यायवाची क्या होता है? मत्स्य होता है। अब नारी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? तो नारी का होता है अबला होता है, और अबला होता है, और इस तरीके से और भी अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो आँखों के सामने हो तो उसका क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा? पहला अलौकिक, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या लौकिक। चौथे का आंसर दीजिए। जो प्रत्यक्ष यानी जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष यानी चौथे का आंसर हो जाएगा तीसरा। अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने ना हो, अप्रत्यक्ष मतलब सामने ना हो। अलौकिक मतलब जो इस लोक का ना हो, और लौकिक जो इस लोक का हो, अलौकिक जो इस लोक का ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मिश्र वाक्य ज्ञात करना। कौन सा मिश्र वाक्य है इसमें यह बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, वह पुस्तक कहाँ है, मेज पर रखी थी। दूसरा ऑप्शन, वह पुस्तक कहाँ है और मेज पर रखी थी। तीसरा ऑप्शन, वह पुस्तक भी कहाँ है, मेज पर रखी थी। चौथा ऑप्शन, वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। तो वाक्य हमारे 3 तरह के होते हैं।
तीन तरह के वाक्य होते हैं। पहला होता है साधारण वाक्य। साधारण यानी जो कोई स्टेटमेंट होता है वो साधारण वाक्य होता है। दूसरा होता है संयुक्त। संयुक्त मतलब कोई जो वो हो, कोई जो है कंजक्शन हो, जैसे और है, या है, इस तरह से कोई कंजक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त शब्द कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य वो होते हैं जिसमें एक घटना हुई हो, इस घटना का प्रभाव अगली घटना पर भी पड़ जाए, यानी दूसरे में भी पड़ जाए, इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगी? तो ये कह रहा है वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर, तो यानी उसी पुस्तक की बात कर रहा है जो कल मेज पर रखी। तो देखो इसका इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है दौड़ में मेरा स्थान 5वां रहा। दूसरा ऑप्शन है दौड़ में रमेश के स्थान 5वां रहा। तीसरा ऑप्शन है दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां हासिल किया। चौथा ऑप्शन दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा। तो छठे का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? छठे का आंसर दीजिए। तो इसमें देखो दौड़ में रमेश के नहीं होना चाहिए, यहाँ पे के की गलती है। दौड़ में रमेश ने स्थान पर नहीं होना चाहिए। दौड़ में रमेश के होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ गलत है। तो पहला ऑप्शन सही है, दौड़ में मेरा स्थान 5वां रहा। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। दिए गए वाक्य में सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं है, हम है, तुम है, वह है, ये सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम आपको ढूंढना है। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, पहला ऑप्शन के साथ, दूसरा ऑप्शन अपने, तीसरा ऑप्शन स्कूल, चौथा ऑप्शन वह। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी, यानी वह हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अगला स्कूल जो है संज्ञा है। स्कूल क्या है? संज्ञा है। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पहला बीमारी के कारण वह है, पहला ऑप्शन स्वर्ग सिधार गए, दूसरा ऑप्शन काम तमाम कर दिया, तीसरा ऑप्शन कतई नहीं बचे, चौथा ऑप्शन बाल बाल बच गए। तो 8वें का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो बीमारी के कारण वह स्वर्ग सिधार गए, यानी 8वें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। काम तमाम कर देना यानी ख़त्म कर देना होता है। क्या कर देना? काम तमाम कर दिया तो ख़त्म कर दिया। कतई नहीं बचे तो इनका कोई मतलब, बाल बाल बचना मतलब वो क्या होता है? बाल बाल बचना यानी खतरे से बाहर यानी जो है खतरे में जाते जाते बच जाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है? आपके आने से मुझे बहुत खुशी है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और जो है इसमें 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और जो है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष और तृतीय पुरुष। तो अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसका आंसर दीजिए आपके आने से मुझे बहुत खुशी है। पहला ऑप्शन अन्य पुरुष, दूसरा ऑप्शन उत्तम पुरुष, तीसरा ऑप्शन मध्य पुरुष, चौथा ऑप्शन है प्रथम पुरुष। तो इसका आंसर दीजिए 9 का क्या हो जाएगा? 9 का बी हो जाएगा, यानी जो है उत्तम पुरुष हो जाएगा। 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो, यानी जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग जब करते हैं जब स्वयं को बुलाने के लिए का होता है, बोलने वाला स्वयं के लिए कहता है, तो वो जो है उत्तम पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। कोई निर्लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। निर्लोभी, पहला ऑप्शन लोभी, दूसरा ऑप्शन लालची, तीसरा ऑप्शन कृपाण, चौथा ऑप्शन कपटी। निर्लोभी का विलोम शब्द आप बताइए। निर्लोभी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दीजिए, बताइए। 10 का आंसर बताइए। निर्लोभी। निर्लोभी का अपोजिट हो जाएगा लालची। निर्लोभी का अपोजिट हो जाएगा लालची। और निर्बल का होता है सबल।
निर्बल, निर्बल का अपोजिट क्या होता है? सबल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक। यहाँ पर आपको भरना है, क्या कैसे भरना है वही आपको बताना है। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। पहला है संसार के सभी डैश, एक में क्या भरना है ये आपको बताना है। करुणा के सागर थे डैश, और फिर पूर्ण विराम। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिक को डैश की महानता को प्राप्त किया। फिर तीसरे में क्या है? गांधी जी ने वकालत छोड़कर डैश करने के लिए लड़ाई छेड़ दी। चौथा क्या है? ईसा मसीह ने डैश में अपने डैश की आहुति दे दी। तो पहले में क्या भरना है? संसार के सभी, मतलब पहला में क्या भरना है? संसार के सभी क्या आएगा? पहला ऑप्शन महापुरुष, नेता, विद्वान, राजा। तो क्या हो जाएगा? संसार के सभी महापुरुष, यानी पहला क्या हो जाएगा? महापुरुष। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या भरा जाएगा? दूसरे में है गौतम बुद्ध ने राजपाट को और सांसारिक, सांसारिक क्या है? सांसारिक को देखकर, भूलकर, त्याग कर, लेकर। तो क्या हो जाएगा 12 का आंसर? 12 का आंसर हो जाएगा सी, त्याग कर। यानी बुद्ध ने जो है सांसारिक राजपाट को त्याग कर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे, क्योंकि मुंद रहा, मतलब बंद हो रहा है। गांधी ने वकालत छोड़कर क्या किया? गांधी ने वकालत छोड़कर स्वतंत्र, अराजक, स्वच्छंद, परतंत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो स्वतंत्रता की लड़ाई छोड़ दी। किसकी लड़ाई छेड़ दी? स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ दी। क्वेश्चन नंबर अब फिर देखते हैं 4 में क्या है? ईसा मसीह ने क्या किया? देख लेते हैं। गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए क्या आ जाएगा? जनहित है, आत्महित है, स्वहित है, मनहित है। क्या आंसर आ जाएगा? 14 का हो जाएगा जनहित। क्या हो जाएगा? जनहित। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? धन, धान्य, सपनों, प्राणों, विचारों। 15 का क्या हो जाएगा आंसर? 15 का आंसर दीजिए। तो एक बार गद्यांश देख लेते हैं। 15 यानी 5वें में क्या भरा जाएगा? अपने डैश की आहुति दी। तो यानी 5वें क्या हो जाएगा? 5वें हो जाएगा प्राणों की आहुति दी। इस तरीके से ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। अब आपको बताना छंद क्या है। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बहुत आता है छंद। तो छंद 2 तरह का होता है। पहले देख लेते हैं। सौरज धीरज से ही रथ चाका, सत्य कृपा समता रज जोरे, बाल विवेक दम परहित घेरे, छाम कृपा समता रज जोरे। पहला है चौपाई है, दूसरा बरवे है, सोरठा है, रोला है। ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये होता क्या। देखिए, जो छंद होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। छंद 2 तरह के होते हैं। पहला सममात्रिक और सममात्रिक में होते क्या हैं? चौपाई होती है, यानी जो है चौपाई होती है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। फिर रोला होता है। सममात्रिक का उदाहरण क्या है? रोला है। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। फिर राधिका है। राधिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 22 मात्राएं होती हैं। राधिका के बाद गीतिका है। राधिका के बाद गीतिका है। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। फिर हर गीतिका है। हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं होती हैं हर गीतिका में। फिर वीर है, आल्हा है। वीर और आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। वीर आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। तो ये सममात्रिक की बात हो गई। अब ध्यान देते हैं अर्ध सममात्रिक क्या होते हैं। अर्ध सममात्रिक में जो होते हैं वो बरवे आते हैं। अर्ध सममात्रिक
अर्धसम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक में कौन कौन से आते हैं? तो बरवें आते हैं। बरवें में होता क्या है, जो विषम चरण होते हैं वहाँ 12-12 मात्राएँ, विषम चरण में 12-12 मात्राएँ और सम चरण में 7-7 मात्राएँ होती हैं बरवें। फिर इसके बाद इसी का उदाहरण क्या होता है? दोहा होता है। दोहा में जो है विषम चरण में 13-13 मात्राएँ और सम चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं, सम चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में यानी पहले विषम चरण में 11-11 मात्राएँ और सम चरण में 13-13 मात्राएँ। इस तरीके ये क्या हो गया? दोहा हो गया। फिर इसी में जो अर्धसम मात्रिक होता है इसी में जो है उल्लाला आता है। उल्लाला में कितनी कितनी मात्राएँ होती हैं? उल्लाला में जो विषम चरण होते हैं वहाँ 15-15 मात्राएँ होती हैं, सम चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। और फिर विषम मात्रिक छंद जो होता है वहाँ कुंडली, विषम मात्रिक छंद यानी जो है कुंडलियाँ किन किन से मिलकर बनती हैं? कुंडलियाँ जो होती हैं दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं। कुंडलियाँ दोहा प्लस रोला से मिलकर बनती हैं। और जो छप्पय होता है वो किससे मिलकर बनता है? तो छप्पय में जो होता है रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के क्या बनता है? छप्पय बनता है। फिर नेक्स्ट लेते हैं इसी तरीके से। तो 16 का आंसर आपने बताया क्या होगा? 16 का आंसर हो जाएगा चौपाई है। 16 का क्या हो जाएगा आंसर? चौपाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक क्षण भी ना सोचो कि तुम होगे नष्ट, किस अनश्वर हो तुम्हारा भाग है सो स्पष्ट, रस कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, इनमें से कोई नहीं। तो रस आपको बताना क्या है। तो रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। फिर हास्य रस होता है। हास्य रस का हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। फिर इसके बाद हास के बाद जो होता है वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और फिर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है जुगुप्सा होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अद्भुत रस का विस्मय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। फिर शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है या शाम होता है। इस तरीके से हमारे जो है 9 रस होते हैं। और 17 का आंसर आपने बताया क्या हो गया? तो 17 का आंसर आपने बताया तो इसमें वीर रस है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन है सलाह दीजिए क्या। और आगे देखते हैं। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गूलर का फूल होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल बुद्धू, दुर्लभ वस्तु, ज्ञानी पुरुष, बिल्कुल गलत चीज़। तो 18 का आंसर दीजिए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? गूलर का फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु, यानी दूसरा आंसर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जो गति दीप की कुल, ये दीप है, कुल कपोत गति सोए, बारे उजियारी लगे, बड़े अंधेरा होए। इसका आंसर क्या मतलब
अलंकार क्या है? पहला ऑप्शन श्लेष अलंकार, अतिसंयुक्त अलंकार, अन्योक्त अलंकार, काव्यालिंग अलंकार। 19 का आंसर दीजिए क्या होगा? तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है। 19 का पहला हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात करना। तन्मय, पहला ऑप्शन तन प्लस मय, दूसरा ऑप्शन तम प्लस है, तीसरा ऑप्शन है तत् प्लस मय, चौथा ऑप्शन है तन प्लस अमय। ये 20 का आंसर दीजिए क्या होगा? 20 का आंसर हो जाएगा तत् प्लस मय, यानी 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? पहला है राजपुरुष, दूसरा हिमालय है, तीसरा तिरंगा है, चौथा ऑप्शन है कुसंग है। 21 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो हिमालय में संधि और समास दोनों हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यानी नहीं पर ध्यान रखेंगे। कौन सा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन गगनचुम्बी, दूसरा ऑप्शन है पद दलित, तीसरा ऑप्शन पदहीन, चौथा ऑप्शन खान पान। तो 22 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? 22 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो यानी खान पान, यानी यहाँ पर द्वंद्व समास है, बीच में योजक चिन्ह है, और जो द्वंद्व समास की पहचान होती है बीच में योजक चिन्ह लग जाता है। अगला है 23 नंबर। उद्देश्य का समानार्थी क्या है? पहला ऑप्शन लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन लाख और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर दीजिए। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य का समानार्थी होता है लक्ष्य होता है। उद्देश्य का समानार्थी क्या होता है? लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24। प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है अर्थ, दूसरा ऑप्शन उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन मतलब और चौथा ऑप्शन लाभ। प्रयोजन का मतलब क्या होता है आप बताइए। तो प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। समझ शब्द का तत्सम क्या होगा? पहला ऑप्शन बोध, दूसरा ऑप्शन स्मर, चौथा ऑप्शन संबुद्धि और तीसरा ऑप्शन संबुद्धि, चौथा ऑप्शन स्मरण। तो 25 का आंसर दीजिए। समझ का क्या होगा? समझ का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो समझ का तत्सम होता है संबुद्धि। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई कम सजेशन है सलाह दीजिए। धन्यवाद।